ठीक है, चलो ऑन करो। ठीक, तो लास्ट क्लास बच्चों हम लोगों ने इंथैल्पी समझा था, इंथैल्पी के बाद हीट कैपेसिटी समझा था, और हीट कैपेसिटी के सीवी वाला और सीपी वाला फॉर्मूला हमने कर लिया था। मैंने आपको एक हेडिंग दी थी कि रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसको निकाल के लाना, और होपफुली आपने कर लिया होगा। सीपी और सीवी को माइनस करोगे तो आर आएगा। ये आप लोगों ने कर लिया था, नहीं करा था होमवर्क? ठीक है बेटा, अगर नहीं करा था तो फिर आप गलती कर रहे हो। आप इस होमवर्क को करो, ये मैंने आपको हेडिंग दी थी होमवर्क, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू आर, ये आपको डेरिवेशन यहाँ से कर करा के उसमें लिखा हुआ है किताब में, सब समझ आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला था डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे एक फॉर्मूला था डेल्टा एन जी आर टी, वो करा दिया था क्या मैंने? यस सर। ठीक है, अब मैं उसको एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक अच्छे लेवल पे, है ना। कुछ क्वेश्चंस वगैरह के माध्यम से कुछ थोड़ा फील वगैरह आपको दे दूं कि क्या हो रहा है वहां पे, उसके हिसाब से। ठीक है, देखो ध्यान से। बेसिकली पी डेल्टा वी जो है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, पूरे को मिटा देते हैं। देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब आपको पता है कि आइडियल गैस के इक्वेशन के हिसाब से, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू आप एनआरटी रख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम रख रहे हो, पी की जगह पी चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप चेंज इन मोल्स आर टी रख सकते हो। ठीक, इसको फील करना बहुत जरूरी है कि सर आपने ना चेंज यहाँ पे क्यों लगाया, आपने आर पे क्यों नहीं लगाया, आपने टी पे क्यों नहीं लगाया। तो पहली बात, आर पे तो लगेगा नहीं क्योंकि आर कांस्टेंट होता है। टी पे इसलिए नहीं लगता बेटा क्योंकि हम जो केस ले रहे हैं ना वो आइसोथर्मल केस है सारे के सारे। आप एक भी सिस्टम पे एडियाबैटिक वॉल नहीं लगा रहे, एडियाबैटिक वॉल नहीं लगा रहे हो तो हीट अंदर बाहर जा सकती है, और हीट अंदर बाहर जा सकती है तो टेम्परेचर अंदर का भी सेम रहेगा, बाहर का भी सेम रहेगा। अब आप जिस रूम में हैं उस रूम में मान लो गर्मी है, लेकिन आपने रूम ही खोल दिया तो बाहर की ठंडी अंदर आ जाएगी, अंदर की गर्मी बाहर चली जाएगी, दोनों जगह का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो वही वाला खेल है कि हम जितने भी सिस्टम ले रहे हैं वो सब के सब आइसोथर्मल वाले हैं, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, आर भी चेंज नहीं होगा, तो एन चेंज होगा। अब सवाल उठता है कि एन कैसे चेंज हो रहा है सर, एन का लॉजिक बताओ, एन कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है एन की वजह से, और पी, पी फॉर प्रेशर ऑफ गैस। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एवोगैड्रो लॉ भी लग रहा है। आप याद करो, अगर आपको फिफ्थ चैप्टर का एवोगैड्रो लॉ याद है, तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर ये तो रहते थे कांस्टेंट, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एन के। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये मेरे ख्याल से था, आपको याद होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में एवोगैड्रो लॉ कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट करो तो वॉल्यूम और मोल्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इस लॉ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। और अगर मैं आपको बताऊं, इस इंथैल्पी का याद करो क्या था कॉन्सेप्ट, कि आपने 100 जूल डाला, आपने 100 जूल हीट डाला, ये हीट ही तो है, 100 जूल हीट डाला तो 80 जूल तो उसका बढ़ गया इंटरनल एनर्जी, और 20 जूल से उसने क्या कर दिया था, वर्क डन कर दिया था, 20 जूल का उसने वर्क डन कर दिया था। ये यहाँ पे हमने निकाला था, याद करो अच्छे से, एक बार रेज हैंड कर दो कि हाँ सर याद आ गया। आपने 100 जूल प्रोवाइड किया था, 80 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ गया था, और 20 जूल जो था वो वर्क डन करने में लग गया, वर्क डन करने में लग गया था। तो 5 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, ठीक है, 6 बच्चों ने, सर चलो मेरी वेरी तरफ गुड, से भी रेज हैंड। ओके ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अब इसको मैं फील दिला रहा हूं कि यहां से यहां आ गए, और आप क्या कर रहे हो, पी डेल्टा भी यहां लिखा है तो इसको ना लिखकर इसको लिखोगे, और अब फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी जी क्यों लिखा है, जी मतलब है बच्चों गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं फील करा के। देखो, मान लो कि आपका एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर ये आपने रखा हुआ पिस्टन है, ठीक है, और ये इस प्रकार से, प्लीज फोकस करना क्या बोलने जा रहा हूं। मैं अमोनिया ले रहा हूं, 2 अमोनिया,
ठीक है, और इसको हीट कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ है, कांस्टेंट है जो कि, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है, नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो इस हीट को हीट ना बोलकर इस हीट को इंथैल्पी बोलते थे। क्लियर? तो जैसे ये हीट अंदर जाती है ये अमोनिया टूटने लग जाता है, और टूट के क्या बनाता है, ये बनाता है N2 प्लस 3H2, ये बनाता है। अब आप नोटिस करिएगा रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, 2, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हो गए, 4, 3 हो गए H2 के, 1 हो गया N2 का, ध्यान से देख लो, 3 H2 का, 1 N2 का, तो 2 मोल से 4 मोल्स बन गए। ठीक है, इतनी सी जगह में 2 मोल रहते थे, अब उतनी ही जगह में 4 मोल रहते हैं। आपको नहीं लगता कि भिच्चम भिच्ची हो जाएगी? बोलो हाँ है ना, बोलो बोलो, नहीं लगता आपको कि इतनी सी जगह में पहले 2 मोल रहते थे सर रिएक्टेंट के, और अब उतनी ही जगह में हो जाएंगे। ये यस खत्म हो सर। गए, है ना, अब 4 मोल हो गए, 3 मोल H2 के, 1 मोल N2 का। तो बेटा उस 4 मोल में भिच्चम भिच्ची हो गई, तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को स्पेस देने के लिए पिस्टन को ऊपर धकेल दिया। अब पिस्टन को ऊपर धकेल दिया तो उन्होंने कुछ वर्क डन कर दिया। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये मोल्स बढ़ेंगे तो भाई साहब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। देखो प्रेशर आपने बाहर से लगाया कांस्टेंट, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट, क्योंकि वॉल जो है कंडक्टिंग वॉल है, हीट अंदर बाहर जा रही है, तो दोनों चीज अगर कांस्टेंट है तो ये रिलेशन वैलिड है वॉल्यूम और मोल्स का। तो अगर मोल्स बढ़ गए हैं, आपने नहीं डाले मोल्स, बाहर से आपने मोल्स नहीं डाले, अंदर ही अंदर मोल्स बढ़ गए, 2 मोल थे अब वो 4 मोल में कन्वर्ट हो गए, 3 मोल H2 के, 1 मोल N2 का। तो 4 मोल्स की वजह से उनको भिच्चम भिच्ची हुई, उन्होंने अपने आप को स्पेसिंग करने की कोशिश करी और वॉल्यूम को एक्सटेंड कर दिया। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 4, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, मैं यहां कर देता हूं Np माइनस Nr डेल्टा Ng, प्रोडक्ट के कितने हैं 4, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, आंसर आ गया बेटा 2। अब आप देखो, आप इस 2 को यहाँ पुट कर देना, ठीक है, आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, 8.314, क्यों, क्योंकि बेटा आर यहाँ पे जिस भी फॉर्मूले में इस्तेमाल हुआ है वहां पे सिर्फ एनर्जी एनर्जी है। याद करो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था कि आर की 3 वैल्यूज हैं, एक है 0.0821, जो कि आप अगर कहीं प्रेशर होता है फॉर्मूले में तो लिखते हो, पर यहाँ प्रेशर तो है नहीं। फिर दूसरी वैल्यू बताई थी 8.314 जूल, वो जब लगाओगे जब कहीं एनर्जी की बात चले, तो देखना ये एनर्जी तो है, ये भी तो एनर्जी है, अरे हीट है, हीट एनर्जी तो होती है, तो एनर्जी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे 8.314 जूल वाली यूनिट इस्तेमाल होगी। क्लियर? वरना तीसरी यूनिट थी 2 कैलोरी, तो 2 कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, अगर ये कैलोरी में देता है तो यहाँ 2 कैलोरी लिख देना, अगर ये जूल वूल में है तो ये भी जूल में आएगा। क्लियर? टेम्परेचर वो आपको देगा कि कितना टेम्परेचर हुआ है, 300 केल्विन 400 केल्विन नहीं देगा तो सेल्सियस में देगा, केल्विन में कर लेना, फिर डेल्टा यू दे देगा, आपको डेल्टा एच पूछेगा, तो इजीली आप सारी वैल्यूज पुट करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान से आप इसको थोड़ा फील करो कि भाई अगर ये वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, तो मतलब ये चीजें थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये 2 आ गया ना, तो पिस्टन ने काम किया है, तो 80 रुपए आपके पास थे, 20 रुपए आपने खर्च कर दिए, वही 80 रुपए, 80 इंटरनल एनर्जी बढ़ी, 20 का आपने काम कर दिया, तो ये 20 है, ये 20 आ गया, ये 80 आ गया, ये 100 है। ठीक, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस देखना, सेकंड केस, अब सेकंड केस क्या है, मान लो आपने N2 लिया और आपने 3H2 लिए और आपने उसको हीट करना चालू किया, हीट करना चालू, बाहर से प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है। अब जैसे आप इसको हीट करना चालू करोगे तो ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे N2 और 3H2, और ये बनाएंगे 2 मोल्स अमोनिया के। अब आप नोटिस करो, आपने 4 मोल लिए हैं रिएक्टेंट के, 4 मोल लिए हैं रिएक्टेंट के, पर सिर्फ 2 मोल बने हैं प्रोडक्ट के। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मोल एकदम खुल्लम खुल्ला ऐसे थे, अब वो प्रोडक्ट हो गए 2 मोल बचे, तो आपको नहीं लगता कि जगह भी कम चाहिए होगी? बोलो हाँ है ना। कम ऑन, पहले 4 मोल थे, अब 2 मोल बचे हैं, मोल्स कम हो गए तो वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा,
यस सर। यस सर। पहले आप 4 मोल के लिए जगह बना रहे थे ना, अब उसमें मोल कितने रह गए? 2 रह गए, तो वॉल्यूम का पिस्टन अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा एन जी बताओ, तो एन जी लिखोगे एन पी माइनस एन आर, और यहाँ लिखोगे 2 माइनस 4, यहाँ लिखोगे -2। अब जब -2 लिखोगे तो ये यहाँ पे -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो पूरा आंसर माइनस हो जाएगा, पूरा आंसर माइनस हो जाएगा। तो पूरा आंसर माइनस होने का मतलब क्या है कि आपका पिस्टन नीचे आ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और यही माइनस की चीज यहाँ जाके फिर प्लस हो जाती थी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आ जाता था Q प्लस W, ये Q ही तो है Q, और ये चीज W के बराबर है, इसके बराबर है ना, ये W के बराबर है। फील करो भाई ध्यान से चीजों को, और नहीं तो फिर हर बच्चे की तरह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा देंगे, आप करके आ जाना। फिलहाल मैं आपको एनजी बता रहा हूँ कि एनजी कैसे निकालते हैं। या तो एनजी प्लस में आएगा या तो एनजी माइनस में आएगा, हो सकता है एनजी 0 आ जाए। ये देखो, ये रहा एक तीसरा केस। तीसरे केस में आपने H2 लिया और Cl2 ले लो, ये बनाएंगे 2 मोल ऑफ HCl, और ये सारी गैसेस हैं। ठीक है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पे बताओ Ng, तो आप कहोगे प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं, रिएक्टेंट के भी एक इसका है एक इसका है, तो 2 है, आंसर आ गया 0। तो यानी कि मोल्स पहले भी 2 थे, मोल्स भी 2 हैं, तो ना वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ना पिस्टन ऊपर जाएगा, ना पिस्टन नीचे आएगा। और जब ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना जब पिस्टन नीचे आ रहा है, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, और कोई वर्क डन नहीं हो रहा है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। वो वैसे भी 0 है, देखो ना, ये 0 यहाँ पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो इस यस तरीके से आपको सर। इस तरीके से निकाल। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, इस वाले केस की बात करूं, 2 यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये आंसर प्लस में आएगा। अब आप सोच के बताना, इस चीज में कोई चीज ऐड कर रहे हो तब ये आ रहा है। अगर यहाँ 2 पुट कर दूंगा तो कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। तो डेल्टा यू में ये चीज ऐड कर रहा हूं तब डेल्टा एच आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है, क्या बड़ा है इन दोनों केस में? सर डेल्टा यू। डेल्टा यू बड़ा है, आप डेल्टा यू में कुछ ऐड सॉरी सॉरी, यस सर, डेल्टा एच, डेल्टा एच। डेल्टा एच। ये हो गया पहला केस कि जब भी एनजी की वैल्यू प्लस में आएगी तो डेल्टा एच उस केस में बड़ा होगा, डेल्टा यू उस केस में छोटा होगा। फिर यहाँ आ जाओ, अगर ये माइनस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे -2, तो ये सारा आंसर माइनस में आ जाएगा। अब इसमें कोई चीज माइनस करोगे तब इसके बराबर पहुंच रहे हो, इसमें कोई चीज माइनस करोगे तब इसके बराबर पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे कोई आपसे पूछे सर डेल्टा छोटा होगा डेल्टा यू से। बिल्कुल सही। और तीसरा और आखिरी केस ये 0 है, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में बेटा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू के। यहाँ पे आपने क्या करा, भाई 100 जूल की हीट दो, और आप नोटिस करो कि इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी है, तो 100 ही बढ़ेगी ऐसे केस में। क्यों? क्योंकि ना पिस्टन ऊपर उठा ना पिस्टन नीचे दबा। जब ना ऊपर उठ रहा है ना नीचे दब रहा है, तो एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी? होगी नहीं, एनर्जी वेस्ट ही नहीं हुई। और एनर्जी वेस्ट नहीं हुई तो आपने 100 जूल दिया था हीट के फॉर्म में, अंदर भी 100 जूल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। यहाँ क्या हो रहा था सर, यहाँ पे पिस्टन ऊपर उठ रहा था, तो थोड़ा बहुत एनर्जी खर्च हो जा रहा था। 100 आप दे रहे थे, 80 था, 20 खर्च हो जा रहा था। यहाँ पे लिखे ना, क्या लिखे हैं, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, बस लिखे क्या, उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, ऐसे ही समझ लो। यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे डेल्टा यू बड़ा हो गया, डेल्टा एच छोटा हो गया। इसका क्या मीनिंग है कि आपने 100 जूल दिया, ठीक है, डेल्टा एच मतलब आपने 100 जूल हीट दिया, आप देख रहे हो क्या डेल्टा यू ना 100 ही बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया 120। अब आप कंफ्यूज कि यार दिया 100 जूल था, 120 बढ़ गया कैसे? तो भाई साहब भूल गए क्या, डेल्टा यू बढ़ाने के 2 तरीके थे, हीट और वर्क। हीट 100 जूल का है, ये रहा, वर्क भी तो किया है आपने। इस केस में क्या हुआ था, पिस्टन नीचे जा रहा था, और पिस्टन जब नीचे जाएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, एनर्जी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हो रहा था वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो कहानी बेटा घूम फिर के ना वही आ रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली, घूम फिर के कहानी इसी के अराउंड है, इसके अराउंड। जिसने इस फॉर्मूले को फील कर लिया समझ जाएगा। अगर ये फॉर्मूले का फील नहीं आ पा रहा तो भाई ये सारी चीजें भी आपको समझ नहीं आएंगी, फिर रट्टा मारोगे। खुद ही सोचो ना, आपने 100 जूल दिया और यहाँ पे 100 जूल मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है। फिर से सुनो, आपने 100 जूल हीट दिया और यहाँ पे वैल्यू 100 जूल आ गई, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, 0। कौन सा केस है, ये वाला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। ये रहा डेल्टा एच, ये रहा डेल्टा यू। अरे डेल्टा एच और हीट एक ही तो बात है। फिर सुनो, आपने दिया यहाँ 100, यहां बढ़ गया 120, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे 20 रहा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा। प्लस का 20 तभी तो आता था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखो हो रहा ऑन द सिस्टम। अब ये प्लस का जो 20 है वहां जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो देखो ये रहा ना -2, तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी सारी की सारी। देखो डेल्टा यू माइनस, तो ये डेल्टा यू माइनस हो जाएगा डब्ल्यू। क्लियर, मैं लिख दूं डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। अब ये चीज नेगेटिव दिखाती है कि वर्क डन हुआ है ऑन द सिस्टम, और अगर ये चीज पॉजिटिव हो जाती तो दिखाता कि वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे आप इसको पहले के साइन कन्वेंशन से मैच करोगे तो फंस जाओगे। पहले का साइन कन्वेंशन अलग था, वो डेल्टा यू के रिस्पेक्ट में था, अब ये क्यू के रिस्पेक्ट में है। पहले कहते थे ना मैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, अब देखो ऑन द सिस्टम पे नेगेटिव आ रहा है सिंबल, क्यों, आपने यहाँ भेज दिया ना उसको, इधर भेज दिया है तो वो पॉजिटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नेगेटिव है इस तरफ, जब इस तरफ लिखोगे। ये था इसका फील। बताओ आया कुछ समझ की नहीं आया बेटा? ओके, पीयूष तिवारी कह रहे हैं आ गया। और कोई रेज हैंड बच्चों, या कोई डाउट आ रहा है मन में तो प्लीज पूछो। बाकी मैं इस पे जब फॉर्मूले न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और समझ आ जाएगा आपको, पर फिलहाल देखो कोशिश करो आ रहा है कि नहीं। बहुत मुश्किल बातें बता रहा हूँ, स्कूल के टीचर्स या यूट्यूब पे कहीं भी आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ सीधा पता क्या करते हैं, एनजी निकालना सिखा देते हैं कि एनजी निकालना सीखो, तो एनजी तो आप आ गया, सीख गया। एनजी में क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स, यहाँ पे +2 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ 0 आया, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे फॉर्मूले को कम ज्यादा कर पा रहा है वो समझाना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सब चीजें सब लोग इससे भागते हैं, कोई नहीं समझाता, बस सीधा एनजी निकालना सिखाया, एनपी माइनस एनआर वैल्यू पुट करना सिखाया, काटा पिटी करी, आंसर आ गया। इसका मीनिंग क्या है, +2 से क्या होगा, -2 से क्या होगा, 0 से क्या होगा। +2 से वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, मोल्स बढ़ गए, 2 की जगह 4 हो गए, पिस्टन ऊपर। -2 का मतलब है 4 मोल थे 2 मोल हो गए, मोल्स कम हो गए, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहाँ पे 2 ही मोल थे 2 ही मोल रहे, तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं। जब मोल्स ही नहीं बढ़े तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ये ना रिलेशन, जब मोल्स ही नहीं बढ़े तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वर्क डन का ही बात का। तो ऐसे केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, जब वर्क डन ही नहीं होता, जब वर्क डन ही नहीं होगा तो डेल्टा यू बराबर क्यू, तो ये भी तो वही डेल्टा यू बराबर क्यू, हीट ही तो है ये। तो ये मतलब समझना जरूरी था। बाकी एनजी तो बच्चा बच्चा भी निकाल लेगा, बच्चे को सिखाओगे वो भी एनजी निकाल देगा, पर इसका फील जो है वो बच्चा नहीं समझ सकता, वो तुम जैसे बड़े बच्चे ही समझ सकते हो। आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ते हैं आगे बेटा। चलो अब फाइनली ये सब करने के बाद अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा इंथैल्पी चेंज। ठीक है, मैंने इंथैल्पी पढ़ा दिया, मैंने कैपेसिटी हीट कैपेसिटी पढ़ा दिया। हीट कैपेसिटी में सीवी सीपी मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उनके न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराए हैं, न्यूमेरिकल्स किताब में भी नहीं है ज्यादा, मैं ढूंढूंगा, ढूंढ के आपको भेजूंगा, आप उसको करिएगा, प्लीज करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद जब ही रहेंगे जब आप उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ, अभी देखते मिल जाएगा तो भेज दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट समझते जाओ, और सिलेबस भाई बहुत प्रेशर आ रहा है, सिलेबस जल्दी जल्दी आपको खत्म कराना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी मिड से सबके पेपर चालू हो जाएंगे, और अब जनवरी मिड हो गया है, मतलब जनवरी भी एंड की तरफ चल पड़ा है, अभी यही खत्म नहीं हुआ, अभी तो इक्विलिब्रियम भी बचा हुआ है।
पता नहीं कैसे होगा, जबकि ऐसा भी नहीं कि हम छुट्टी कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास ही देते हैं, लेकिन अब क्या करें, 11th का सिलेबस ही बच्चों इतना लंबा है कि बस पूरा हो नहीं पाता। ठीक है, और उसमें भी अभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो आपको मैंने दे दिया खुद पढ़ने के लिए, सोचो अगर वो भी मुझे कराना पड़ता तो कितना टाइम लग जाता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज। अब ये जो है, ये आपको अभी एनसीईआरटी किताब खोल लो, एनसीईआरटी किताब खोलो और चैट बॉक्स में लिखो ये इंथैल्पी चेंज कौन सा टॉपिक है, 6.4 है, 6.5 है, 6.6 है। ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, 6.4, 6.5, 6.6। खोलो जरा एनसीईआरटी। चैट बॉक्स में लिखो कौन सा टॉपिक है ये, इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन ऐसे करके लिखा हुआ। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बच्चे ने लिखा अब तक मैसेज। ओके, दूसरे बच्चे ने भी लिख दिया, वंशिका ने भी लिख दिया, पीयूष तिवारी ने लिख दिया। 2 बच्चों ने लिखा है, बाकी बच्चे जब तक नहीं लिखेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं, हम कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का। जल्दी करो, इंथैल्पी चेंज कहाँ है, टॉपिक ढूंढो। कुणाल, पीयूष, गौरव सिंह, वेदांत, ढूंढो बेटा कहाँ पे टॉपिक है इंथैल्पी चेंज। नहीं मिल रहा तो मैं बताता हूँ, 6.4 देखो टॉपिक, 6.4। और अब रेज हैंड करो 6.4 ढूंढने के बाद कि आपको मिला कि नहीं मिला। ये टॉपिक नंबर है 6.4। जल्दी रेज योर हैंड। गौरव सिंह, कुणाल कुमार, पीयूष रावत, आदित्य भाटी। अब आप इतना लेट रिस्पॉन्स करोगे तो कैसे चलेगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। गौरव सिंह बेटा आप हो भी यहाँ पे, कुणाल कुमार हो आप यहाँ पे? यस सर। तो बेटा ढूंढो ना, इतना मुश्किल थोड़ी टीम में। हाँ सर ढूंढ लिया। तो रेज, ठीक है गौरव सिंह रेज हैंड, कुछ करोगे नहीं करोगे? चलो उम्मीद करता हूँ सबको मिल गया होगा। बहुत सही है ना, एक टॉपिक ढूंढने में तुमने इतना टाइम लगा दिया। चलो नहीं अब नहीं सुनो सर, मेरी बात मेरे को ध्यान लगा से। कि आपको पता हो। मुझे तो पता है, मैंने तो लिख दिया 6.4। मैं आपको कह रहा हूँ कि ढूंढ के रेज हैंड करो, नहीं क्योंकि नहीं, आपको पढ़ना है अभी। कि रेज हैंड में हम्म, प्रॉब्लम है सर, सिस्टम में अच्छा खराब हो रहा है ना सर मेरा। ठीक है ठीक है। अब चलो सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, इसमें आपको पढ़ने के लिए ज्यादा है, मेरे को समझाने के लिए कम है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर फटाफट आपको एक बार देखना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या, जो मैं बोलूंगा ना वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ लिखा है। और फिर आपको मैं 5-10 मिनट देता हूँ, 10-12 मिनट में बच्चे पढ़ लेते हैं। 10-12 मिनट दूंगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी ऐसे ही करा, ऑफलाइन में बच्चों को कहा कि पढ़ो बैठ के, तो 12-15 मिनट में उन्होंने पढ़ लिया। तो आप भी 12-15 मिनट में शायद पढ़ लेंगे। और उन्होंने 1-2 लाइन डाउट पूछी थी, तो आप भी मेरे ख्याल से वो 1-2 लाइन डाउट पूछेंगे। ध्यान सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, मान लीजिए केमिस्ट्री में एक रिएक्टेंट है और ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो इसका कुछ अपना इंथैल्पी रहा होगा। भाई इंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे इसके अंदर कुछ, कांस्टेंट प्रेशर पे इसके अंदर कुछ हीट होगी, तो उसको आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अभी प्रोडक्ट का रूप ले रखा है इसने। इसको, इसकी इंथैल्पी को बोलोगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होती है, तो आप कहोगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को छोटे आर से लिख रहा हूं, इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी माइनस कर देना। क्लियर? अब देखो जब ये वैल्यूज होंगी, मतलब जैसे 40 जूल होगा, ये 20 जूल होगा, ये 60 जूल होगा, ये 80 जूल होगा, ऐसी वैल्यूज होंगी। तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो हो सकता है एक बार आंसर नेगेटिव आ जाए और हो सकता है एक बार आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो बच्चों जब नेगेटिव आएगा ना तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने सुना भी होगा कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, तो यहीं से आया बेटा। अगर पॉजिटिव आंसर आ जाता है तो वो एंडोथर्मिक होगा, पहली बात ये। उसके बाद दूसरी बात देखो,
अगर ये नेगेटिव है तो आप बताओ सोच के कि ये वैल्यू बढ़ी रही होगी कि ये वैल्यू बढ़ी रही होगी, बताओ कौन सी बढ़ी रही होगी अगर ये नेगेटिव आ रहा आंसर तो बताओ। अब देखो ये भी नहीं बता पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? सर एक बार रिपीट कर दो अगर प्लीज। ये नेगेटिव आंसर आया है इसको सॉल्व करके, नेगेटिव आंसर आया है इसको सॉल्व करके, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी रही होगी, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? सर रिएक्टेंट रिएक्टेंट की ऑब्वियसली। तो लिख देता हूं कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रहा होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। दूसरी बात यहां आ जाओ, अगर आंसर प्लस में आया है तो मतलब ये वैल्यू बढ़ी रही होगी, ये वैल्यू छोटी रही होगी। तो यहां पे लिख देता हूं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रहा होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, अब एक बात मुझे बताना आप सोच के, अगर आपको केमिस्ट्री के रूल्स याद हैं बेसिक जो आप मेरे से शुरू से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको क्या बताता हूं कि अगर कहीं एनर्जी कम हो रही है तो वो स्टेबल हो रहा होगा, कहीं एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो अनस्टेबल हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना, पढ़ा है ना ये तो आपने कि जहां एनर्जी कम होती है, लिख देता हूं लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, छोटा छोटा लिख रहा हूं ना, हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी। और हायर एनर्जी, अगर कहीं एनर्जी हायर हो गई है तो भाई साहब वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब आप खुद ही सोचो, अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको अपनी एनर्जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको अपनी एनर्जी कम करना अच्छा लगेगा या उसको अपनी एनर्जी बढ़ाना अच्छा लगेगा? आप बताओ सोच के, सोचो। अगर मैं रिएक्टेंट हूं और मुझे वहां प्रोडक्ट बनना है, मैं रिएक्टेंट हूं मुझे वहां प्रोडक्ट बनना है और मैं देख रहा हूं कि यार मेरे अंदर तो 40 जूल है, अगर मैं प्रोडक्ट बन गया तो मेरे अंदर ना सिर्फ 20 ही जूल बचेगी एनर्जी। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई या अनफेवरेबल? सर सोचो अनफेवरेबल, बेटा। नहीं फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेबल फेवरेबल क्योंकि बेटा। टेबल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 40 जूल से अगर कोई बंदा 20 जूल में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या नुकसान है उसको? ठीक है, इसका मतलब अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, यहां पे लिख देता हूं छोटी छोटी सी वैल्यू 40 जूल, 20 जूल, तो ये आप कहोगे सर यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होती हैं, हर बंदा चाहता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करे। ठीक है, तो हल्का हल्का सा लिख देते हैं, कहीं लिखा तो नहीं है एनसीईआरटी वगैरह में, कहीं पे बाद में जाके लिखा है एनसीईआरटी में, पर हम अभी आपको बता देते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन। वहीं दूसरी तरफ देखो, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा बता रहे हो, मतलब अगर मेरे अंदर 40 जूल है तो जब मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा, अभी मैं रिएक्टेंट हूं, जब मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होऊंगा तो मेरे अंदर 80 जूल आ जाएगा। तो यार इससे बढ़िया तो मैं यही खुश था 40 जूल के साथ। अगर मैं 80 जूल में कन्वर्ट हो गया तो 80 जूल मतलब और एनर्जी, तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। है ना? तो बच्चों यानी ये कंडीशन जो है ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल। तो इसका मतलब सर ये होता नहीं है क्या? होता है। फेवरेबल अनफेवरेबल तो एक चॉइस हो गई ना, कि फेवरेबल मतलब कि हाँ चाहता हूं कि ऐसा करूं, अनफेवरेबल मतलब कि मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा करूं, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि वो करेगा नहीं, ऐसा करता है। आपको भी तो पता है कि आप जो काम करने जा रहे हो कल को, आप जो भी काम करते हो वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी आप करते हो। फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, खेलने जा रहे हो, वो सब आपके भविष्य से लिंक है ही नहीं उसका, लेकिन तब भी आप करते हो। तो वही वाली बात है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या हुआ, करते तो तब भी है, तो वही वाली बात है बेटा ये। ठीक, चलो और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस 4D, ऐसी कोई रिएक्शन आ गई है ना। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में ऐसा लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया है, तो इसीलिए आप मेरे ध्यान से मेरे से सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, और फिर किताब पढ़ना अभी, तभी समझ आ पाएगा, नहीं तो गया। अगर आपने इसको कल पढ़ने की कोशिश करी तो गया टॉपिक, फिर नहीं आने का समझ। अभी ताजा ताजा सुनोगे, ताजा ताजा पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। ठीक, टाइम भी मेरे ख्याल से 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। एक काम करते हैं, 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, सेशन एंड करता हूँ और दोबारा आ जाओ फटाफट जल्दी।